हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं ट्वेल्थ क्लास पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट टर्म के एमसीक्यू सीरीज़ चैप्टर वाइज। चैप्टर फर्स्ट द कोल्ड वॉर एरा, जो आपकी वेटेज रखता है 6 मार्क्स की। इस पे एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो ये सेकंड पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेम्स? Okay, so first, enabling newly decolonized countries to pursue independence policies. No to joining any military alliances. C, following a state policy of neutrality on global issues. D, focus on elimination of global economic inequalities. So हिंदी में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेम के उद्देश्य को नहीं दर्शाता है? तो ए है, नए उपनिवेशित देशों को स्वतंत्र नीतियों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाना, किसी भी सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए नहीं, वैश्विक मुद्दों पर तटस्थता की नीति को लागू करें, और आखिरी है, वैश्विक आर्थिक असमानताओं के उन्मूलन पर ध्यान दें। ठीक है, तो इसमें से इंग्लिश में भी हैं बच्चे, समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन क्या है। कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेम की जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी उसमें बेसिकली उनका ऑब्जेक्टिव क्या था। ये का फर्स्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन भी बनाया था कि नेम के एक ऑब्जेक्टिव पे हमने डिस्कस भी किया था कि नेम का जो ऑब्जेक्टिव था कि वो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस उनको लानी थी। ठीक है, तो इसी में ही इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है आपको? तो इसमें सीधा आपको क्या लग रहा है कि नए जो इंग्लिश में है, इनेबलिंग न्यूली डिकोलोनाइज कंट्रीज टू परस्यू इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़। बिल्कुल ठीक बात है कि ये चाह रहे थे कि जो भी नई नई जो अभी अभी आज़ाद हुई हैं, यानी कि जो अभी अभी इंडिपेंडेंट जिन कंट्रीज़ को मिली हैं, जैसे अफ्रीका में 16 कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंट मिली थी, इंडिया खुद है, एशिया की और भी कंट्रीज़ थी जो जिनको न्यूली इंडिपेंडेंट हुए थे, उनको क्या करना है कि वो खुद क्या करें, अपनी पॉलिसीज़ को सेल्फ डिटर्मिनेशन करे या फिर खुद चलाए, यानी कि इंडिपेंडेंट हो। जैसे हिंदी में लिखा है, नए उपनिवेशित देशों को स्वतंत्र नीतियों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाना। कि भाई उनको बोलना, उनको बताना कि भैया आपको इन किसी भी दो वेस्टर्न और ईस्टर्न अलाइंस में जो नाटो सीटो सेंटो बने हैं, इनमें से किसी भी आपको संगठन में नहीं जाना है। क्यों? अगर आप इसमें अगर चले गए तो आपके जितने भी फॉरेन पॉलिसीज़ होगी, जो भी डिसीजन जो होंगे वो आप खुद नहीं ले पाओगे। डिसीजन फिर कौन लेगा? फिर कोई सुपर पावर आपके डिसीजन लेगी। तो सही बात है, पहला कथन ठीक है कि रिफ्लेक्ट करता है। सेकंड है, नोट टू ज्वाइनिंग एनी मिलिट्री लाइसेंस। ठीक है, सही बात है कि नाटो सीटो सेंटो में से आपको ज्वाइन नहीं कर रहे भी। ठीक है, किसी भी सैन्य संगठन में शामिल नहीं होना। सी है, वैश्विक मुद्दों पर तटस्थता की नीति को लागू करना। देखिए, अब तटस्थता एक वर्ड आएगा इसमें आपका, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, सी अगर आप देखेंगे, फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ ए न्यूट्रलिटी ऑन ग्लोबल इशू। व्हाट इज़ न्यूट्रलिटी? न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि अपने आप को एक तरह से मतलब रुक जाना, एक तरह से अपने आप को रोक लेना किसी भी चीज़ के, या अपने आप को, एक न्यूट्रलिटी भी वर्ड होता है, एक आइसोलेशन भी होता है। लगभग दोनों का एक जैसा ही मतलब होता है। आइसोलेशन का तो मतलब होता है पूरी तरह से अपने आप को क्या कर रहा, कि इंटरनेशनल रिलेशन से अपने आप को बिल्कुल काट के रख लेना। जैसे चाइना ने रखा था अपने खुद को 1949 में, जब चाइना में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन होती है। देन वो 1972 में क्या बोलते हैं, अपने अमेरिका के साथ संबंध बनाता है, रिलेशंस बनाता है। देन उसके बाद वो ओपन डोर पॉलिसीज़ है और वो कैपिटलिज्म करता है अपनी कंट्री के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड जो है, न्यूट्रलिटी और आइसोलेशन। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी, फॉरेन जो नेम जो था, नेम की कोई भी कंट्रीज़ थी ना, वो ये नहीं चाह रही थी कि सिर्फ़ और सिर्फ हम क्या करना है कि हमें ये जो सीटो सेंटो जो मिलिटेंट जो ग्रुप बनाए इनसे अलग रहना, वो सिर्फ इतना नहीं चाह रहे थे। वो ये चाह रहे थे कि अगर इंटरनेशनली, अगर इन टू सुपर पावर के बीच में अगर टेंशन्स है, तो टेंशन्स को किस तरह कम किया जाए, यानी कि किस तरह से इनमें बातचीत कराई जाए, है ना, किस तरह से इनमें समझौते किया जाए, ताकि किस तरह से मतलब इंटरनेशनली जो ये टेंशन है ना, आर्म्स रेस को किस तरह से रोका जाए। तो सही बात है कि वैश्विक मुद्दों पर तटस्थता की नीति को लागू करें। तो तटस्थता का तो मतलब होगा कि हम नहीं करना चाह रहे ये सब चीज़। लेकिन इंडिया और जो नेम के कंट्रीज़ थे वो ये चाहते थे, वो इंटरनेशनल जितने भी अगर कोई पॉलिसीज़ बन रही है, ठीक है, जैसा कि कोल्ड वॉर को कम कराने में, टेंशन कम कराने में क्या करना चाहते थे वो, मतलब अपने पार्टिसिपेट करना चाहते थे। ये नहीं कि वो अपने आप को अलग ही कर लिया हम भाई हम नहीं जा रहे नाटो सीटो सेंटो में, हमें कुछ मतलब नहीं, ऐसा नहीं था। ठीक है,
तो इसमें जो आपका है वो नहीं रिफ्लेक्ट करता आपका क्वेश्चन है, तो डी क्या होगा इसमें, वैश्विक आर्थिक असमानताओं के उन्मूलन पर ध्यान दें, यानी कि फोकस ऑन एलिमिनेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, यानी कि असमानताएं जो विश्व के अंदर, एक तो विकासशील देश है, ठीक है, एक अल्प विकसित देश है और एक विकसित देश है, जिन्होंने दुनिया का शोषण करके अपने आप को क्या किया है, विकसित किया है, ठीक हो। यानी कि एक अफ्रीका की कंट्रीज है जहाँ मतलब काफ़ी ऐसी स्थिति हो जाती है, मतलब कोई एशिया में भी कुछ कंट्रीज है जहाँ पे ठीक से उनको खाना नहीं मिलता है, ठीक है, महिलाएं अपना इलाज नहीं करा पाती, प्रेगनेंसी के टाइम पे कई बच्चे मर जाते हैं उसमें, ठीक है, तो इनके बारे में भी बात करता है नेम, ठीक बात है। तो इसमें जो आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा वो क्या होगा, विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें, कि मतलब क्योंकि आपका क्वेश्चन ये है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेम, यानी कि नेम के उद्देश्यों को रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो नहीं करता, कौन सा नहीं करता, वैश्विक मुद्दों पर तटस्थता की नीति को लागू करना, यानी कि फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी ऑन ग्लोबल इशूज, वो न्यूट्रल, हम बिल्कुल भी न्यूट्रल नहीं थे, बेशक हम नाटो सीटो सेंटो में चले गए, नहीं गए क्यों, इसलिए नहीं गए, मतलब हम अगर नहीं गए तो इसका मतलब ये नहीं था कि हमने अपने आप को विश्व से अलग कर लिया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर मान लो कांगो क्राइसिस है या इंटरनेशनली यूएनओ में अगर कोई डिस्कस चल रहा है, या फिर दोनों सुपर पावर के बीच में कैसे हम मतलब समझौता करा सकते हैं, है ना, तो इसलिए ये नेम की कंट्रीज भी ये कोशिश कर रही थी, तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फाउंडर ऑफ मेंबर ऑफ नेम, तो इसमें से आपको एक बेसिकली मैच बताना है। देखो बच्चों, अब मैच में एमसीक्यूज में मे बी मैचिंग आए या ना आए, क्वेश्चन कैसे भी घुमा जाए, तो मेरी कोशिश यही है कि आपका जो टॉपिक है सारे के सारे किस तरह से कवर हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक बार कि कौन सा मैच नहीं करता। फर्स्ट है क्वाने निरुमुहा घाना, जवाहरलाल नेहरू इंडिया, निकिता कुर्सेव रशिया, जोसेफ ब्रोज टिटो यूगोस्लाविया, गेमल एब्दल इजिप्ट, शुक्रानू इंडोनेशिया। और हिंदी में भी आपको पता ही है, क्वाने निरुमाहा घाना, जवाहरलाल नेहरू भारत, निकिता कुर्सेव रूस और जोसेफ ब्रोज टिटो यूगोस्लाविया से होते हैं, और जमाल अब्दुल मिस्र से, और सुकर्ण होते हैं इंडोनेशिया से, ठीक है। तो इसमें आपको कौन सा बता रहा है, जो मतलब नहीं है मेंबर, जो फाउंडर मेंबर नहीं है, फाउंडर मेंबर मतलब क्या होता है, जो संस्थापक देश नहीं है, तो इसके अंदर आपके अंदर बच्चों कौन सा आंसर होगा, सीधा सीधा आपको आंसर हो जाएगा, आपको अगर ऑप्शन नंबर सी देखोगे आप, निकिता खुर्शेव। निकिता खुर्शेव आपको पता है क्या बोलते हैं, जॉन ऑफ कैडी के टाइम पे होते हैं, और निकिता खुर्शेव रूस से होते हैं, ठीक है। तो रशिया तो वैसे ही क्या था, रशिया 15 कंट्रीज़ में वार्सा पैक्ट बना चुका था मिलिटेंट, तो नेम का इनमें से कौन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, निकिता खुर्शेव, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, कम्युनिस्ट चाइना quarreled with USSR towards the late and Dedes and in Dedes the fought a brief war over territorial disputes। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो मैंने बनाया एक हिंदी में पढ़ देता हूँ। साम्यवादी चीन ने सोवियत संघ के साथ डेडस और डेडस में क्षेत्रीय विवादों पर एक संक्षिप्त युद्ध लड़ा। देखिए ये क्वेश्चन बच्चों मैंने जो आपको बनाया है वो एनसीईआरटी की, अगर आप बुक देखोगे जो क्वेश्चन आप मतलब जब आप पढ़ोगे तो बीच में पैराग्राफ में ही ऐसे ही एक लाइन है उसके अंदर, ठीक है। तो मे बी क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, तो चलो इसका आंसर देखते हैं क्या होता है, कि मतलब चाइना ने साम्यवादी चाइना लिखा, यानी कि कम्युनिस्ट चाइना ने, यानी कि 1949 के बाद, सिंपल सी बात है, 1949 में चाइना में क्या होती है, रिवोल्यूशन होता है। तो 1949 के बाद चाइना जो होता है वो रशिया के साथ क्या करता है, डिस्प्यूट्स होते हैं उनके किसको लेकर, बॉर्डर को लेकर, तो उस पर एक छोटा सा युद्ध हो जाता है उनका, वो क्या होता है उसका, फिर कब होता है वो आपका डेडस में पूछा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है 1950 टू 1970, और सेकंड ऑप्शन 1950 टू 1969, 3 1949 टू 1969, 4 1955 टू 1980। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर सीधा सीधा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा 1950 एंड 1969। तो दो टाइम क्या करते हैं, ब्रीफली वॉर ये करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट कॉजेस ऑफ कोल्ड वॉर। देखिए बच्चे क्वेश्चन आपका कि आपको एक ऐसा इनकरेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है जो जिसने शीत युद्ध को बढ़ने में हेल्प नहीं की है, या फिर शीत युद्ध का होने के कारण में नहीं आता वो, ठीक है, यानी कि मतलब इसकी वजह से शीत युद्ध नहीं बढ़ा था, ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। जैसे अब आपको चूज़ करना है अबाउट द कॉजेस ऑफ कोल्ड वॉर, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो फर्स्ट है इंग्लिश में हैरी ट्रूमन्स डॉक्ट्राइन 1947, मार्शल प्लान 1947-52, फॉर्मेशन ऑफ नाटो सीटो सेंटो वार्सा पैक्ट,
एंड फोर्थ इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदी में शीत युद्ध के कारणों के बारे में गलत विकल्प चुने। हैरी ट्रूमन का सिद्धांत, मार्शल योजना, नाटो सीटो सेंटो वार्सो संधि का गठन और गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर अगर आप देखोगे फर्स्ट ऑप्शन हम ढूंढेंगे कि क्या मतलब जो हैरी ट्रूमन्स जो थे अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, वो उन्होंने बेसिकली क्या किया था, एक डॉक्ट्राइन का मतलब होता है यहाँ पे सिद्धांत लिखा है। तो सिद्धांत का मतलब वो क्या कहते हैं कि एक तरह से कंटेनमेंट करना होता है, मतलब वो सीधा अपने भाषण में सीधा बोल देते हैं कि भैया हम विश्व के अंदर सरकार मतलब किसकी सरकार नहीं चाहते, कम्युनिस्ट सरकार नहीं चाहते हैं, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल मतलब एकदम उसको कंडेम करना या बिल्कुल एकदम नेगलेक्ट कर देना। तो ऐसे मतलब ये अपनी थ्योरी देते हैं और देन फिर यूरोप के और यूएस के जो स्टेट्स होते हैं वो इसको फॉलो भी करते हैं। तो 1947 में ये क्या करते हैं, अपने ये एक तरह से स्पीच देते हैं। सेकंड है मार्शल प्लान। अब मार्शल प्लान का मतलब ये है कि आपने जब ये अब चैप्टर पढ़ोगे क्या बोलते हैं इसमें सेकंड चैप्टर भी है, तो इसमें बेसिकली मार्शल प्लान में क्या होता है कि मार्शल प्लान में इकोनॉमिकल मैसिव इकोनॉमिकल एड दी जाती है, किसको, यूरोप कंट्रीज़ को। अब देखिए यूरोप, क्योंकि बेसिकली जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या सेकंड वर्ल्ड वॉर हो, वो बेसिकली जो उसका एरिया है वो क्या है, एरिया क्या है, वो एरिया है जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया। ये इनको ये जो देश थे ना बहुत ज़्यादा क्या होते हार्म हुए थे, बहुत ज़्यादा क्या होता है इनको नुकसान हुआ था। ठीक है, जोग्राफिकल इकोनॉमिकल वाइज है ना, कैसे भी कह लो आप, बहुत ज़्यादा क्या होता नुकसान हुआ था। ठीक है, तो अमेरिका ने क्या किया था, इस मार्शल प्लान के तहत किया गया था, ये जो यूरोप की कंट्रीज़ की थी इनको क्या किया था, एक मैसिव मतलब एक बहुत ज़्यादा क्या किया था, इकोनॉमिकल एक सुविधा हेल्प की थी जिससे ये अपना आर्थिक विकास कर सके। लेकिन ये हेल्प सिर्फ यूरोप की कंट्रीज़ को ही मिली थी, यूएसएसआर की कंट्री को नहीं मिली थी। इस वजह से यूएसएसआर भी सोच रहा था कि अगर क्या बोलते हैं यूएस को अगर हेल्प करनी ही है, क्योंकि भाई यूएस और यूएसएसआर दोनों ने मिलकर चाइना उसको हराया था ना, जर्मनी को, है ना, जो एक्सिस पावर्स थी उनको हराया था ना, मिलकर ही हराया था ना। तो अगर मिलकर ही आप सब कुछ कर रहे हो तो मिलकर ही आप क्या करो, आप क्या बोलते हैं यूरोप और एशिया और जो जो यूरोप का ईस्ट वाला पार्ट है उसको भी हेल्प करो ना इकोनॉमिक। आप सिर्फ यूरोप की कंट्रीज़ को क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो ये भी एक मतलब रीज़न था शीत युद्ध का, जिससे मतलब टेंशन और होगी जाती है इनके बीच में, इनके रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, किनके, यूएस और यूएसएसआर के। फोर है फॉर्मेशन ऑफ नाटो सीटो सेंटो एंड वार्सो पैक्ट। क्या ये हो सकता है कि मतलब नाटो सीटो सेंटो की जो ये जो गठन, जो तीनों संगठन बनते हैं, क्या इनकी वजह से शीत युद्ध बढ़ता है, तो बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल बढ़ता है। ठीक है, फोर्थ क्या, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेम, यानी कि क्या नेम जो होता है, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है, जो उसकी वजह से शीत युद्ध होता है। नहीं, वो तो बल्कि नेम जो होता है वो क्या करता है, वो तो शीत युद्ध के दायरे को कम करने की कोशिश कर रहा होता है, मतलब कि शीत युद्ध दायरे इन द सेंस कि उनके टेंशन्स को कम कर रहा होता है। ठीक है, कि वर्ल्ड जो है एक मतलब कैसे विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा बच्चों, कि आपको क्वेश्चन क्या था, चूज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट द कॉजेस ऑफ कोल्ड वॉर। ठीक है, यानी कि शीत युद्ध के कारणों के बारे में गलत विकल्प चुने, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर हम 4 देखेंगे, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेम, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शीत युद्ध मतलब ज़्यादा बढ़ेगा और या इनके बीच में टेंशन होगी, बल्कि नेम के जो कंट्रीज़ थी, ठीक है, इंडिया, युगोस्लाविया, ठीक है, घाना, ये सब तो कोशिश कर रहे थे किस तरह से दोनों पावर के बीच में टेंशन्स कम हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डिटेंट। देखिए एक बच्चों एक आपका एक टॉपिक आता है, ये भी डिटेंट एक्चुअल में क्या है। ठीक है, डिटेंट बेसिकली अगर हम इसमें हिंदी में बात करेंगे तो इसको तनाव शैथिल्य बोलते हैं। देखिए तनाव शैथिल्य, देखिए क्या होता है कि लगभग जो कोल्ड वॉर चलेगा 1945 से लेकर 1991 तक, 46 ईयर्स तक वो लगभग कोल्ड वॉर चलता है। लेकिन क्या होता है कि 1970 यानी कि 1945 से लेकर 1970 तक, ठीक है, 1970 तक, जैसे ही मतलब यूएस के जो क्या बोलते हैं, मान लीजिए प्रेसिडेंट होंगे वो चेंज होंगे, यूएसएसआर के प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है, वो भी चेंज होंगे। ठीक है, तो जब नेता लोग चेंज होते हैं ना तो क्या होता है, सोच भी बदलती है ना, वो सोचते हैं कि नहीं यार बहुत हो गया यार, अब इससे हमें क्या हुआ, नुकसान हो रहा है। तो क्या होगा कि इनके बीच में क्या होगा कि थोड़ी सी टेंशन्स कम हो जाएगी, है ना। तो ये जो क्या बोलते हैं तनाव शैथिल्य जो वर्ड है, डिटेंट का मतलब ही यही है कि आपको क्या करता है, ये दोनों के बीच में टेंशन्स को कम कर देगा कि हाँ यार अब बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, चलो अब हम क्या करते हैं, मिलजुल के समझौते करते हैं और अब बहुत दिक्कत हो गई है।
ठीक है। तो डिटेंट का मतलब बच्चों आपको समझ में आएगा। इसको इंग्लिश हिंदी में तनाव सैथिल्य भी बोलते हैं और दितांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? दितांत। एक बार मैं लिख देता हूँ, दितांत, दितांत, दितांत भी इसको क्या करते हैं, बोलते हैं। तो हिंदी में तनाव सैथिल्य भी लिखा आता है, दितांत भी लिखा आता है, और और डिटेंट भी इंग्लिश में ऐसा लिखा होता है। तो आपको इसके अंदर से आपको क्या चूज़ करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डिटेंट। तो फर्स्ट है, डिटेंट मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन इन इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, कि ये बोल रहा है कि तनाव सैथिल्य करता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव में कमी। तो सही बात है कि क्या डिटेंट जो है शब्द है, क्या वो ये मतलब क्या वो ऐसा करता है कि वो दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर कोई टेंशन हो रही है, ठीक है, या वॉर होने वाला है, क्या उसको वो कम करता है? तो बिल्कुल ठीक है, कम करता है उसको। दूसरा ऑप्शन क्या, डिटेंट रिफर्स टू कॉर्पोरेशन अमंग्स द नेशन। बिल्कुल ठीक बात है। तनाव सैथिल्य राष्ट्रों के बीच में क्या करता है, सहयोग करता है। अगर मान लो सहयोग ही नहीं होगा तो डिटेंट नहीं होगा, वही कोल्ड वॉर का टाइम चलता रहेगा, टेंशन चलती रहेगी। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड है, ओल्ड डिटेंट 1970 टू 80 और न्यू डिटेंट 1987 टू 90। ठीक बात है कि देखिए डिटेंट जो अब मैंने बोला ना कि 1970 तक क्या हुआ, जैसे ही जो नेता जो चेंज होंगे ना, इनके जो लीडर चेंज होंगे यूएस के, यूएसएसआर के, तो उनकी आइडियोलॉजी में भी क्या हुआ, थोड़ा डिफरेंट आएगा यार, नहीं यार चेंज करना चाहिए हमें। तो 1970 से लेके 80 के टाइम पे भी अगर आपके एलटीबीटी हो गई, जो आपने क्या बोलते हैं संधियाँ पढ़ी होंगी आपने इसके अंदर, परमाणु परीक्षण संधियाँ, एलटीबीटी हो गया, एनपीटी हो गया, स्टार्ट हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सब क्या थी, ये वार्ताएं स्टार्ट हो गई थी ना कि हाँ ये चलो भाई हमने इतने क्या बोलते हैं वेपन्स अब बना लिए हैं, अब हम क्या करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे, नहीं तो देश के मतलब पूरी दुनिया के लिए क्या होगा, खतरनाक होगा। तो ओल्ड डिटेंट के अंदर अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, जैसे मास्को बोन समझौता होता है 1970 में, बर्लिन समझौता होता है 1971 में। बर्लिन समझौता होगा इनके बीच में, क्या बोलते हैं, यूएस और यूएसएसआर के बीच में। ठीक है, कोरिया समझौता होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कोरिया भी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के पीछे प्रॉक्सी वॉर चल रहा था, दोनों हेल्प कर रहे थे। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, कंबोडिया और 1975 में कंबोडिया में शीत युद्ध की समाप्ति भी होगी एक तरह से। ठीक है, और 1975 में वियतनाम की युद्ध की समाप्ति होगी, जिसमें इंडिया क्या बोलते हैं, यूएस जो होता है वो लगभग हार ही जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हो रही हैं कि बॉनको समझौता हो रहा है, बर्लिन समझौता हो रहा है, कोरिया समझौता हो रहा है, कंबोडिया में वो हो रही है, और शीत युद्ध की समाप्ति हो रही है, वियतनाम युद्ध की भी समाप्ति हो रही है, तो टेंशन कम हो रही है। तो 1970 से लेकर 1980 के बीच में क्या हुआ, ये ओल्ड डिटेंट होगा, यानी कि मतलब हाँ डिटेंट मतलब इस टाइम पे क्या हुआ था कि इनमें टेंशन कम हुई थी। दूसरा कब कम टेंशन कम हुई थी, न्यू डिटेंट 1987 से लेकर, ये जो 1987 से लेकर 1900 क्या है, 1987 से लेकर 1990 तक की है। तो 1987 में आपको याद होगा 1987 में ही 1986 में आई थिंक जो होते हैं मिखाइल गोर्बाचेव, है ना, मिखाइल गोर्बाचेव आते हैं। जैसे ही मिखाइल गोर्बाचेव आते हैं और वो भी उनकी क्या होती है, आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है। वो क्या करते हैं, वो भी कैपिटलिस्ट, वो उनको पता होता है कि भैया अगर यूएसएसआर का विकास करना है, 15 देशों का विकास करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूएस के साथ मिलकर ही रहना ही पड़ेगा, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा, नहीं तो वो हमसे क्या टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है, ओल्ड डिटेंट 1970 से 80, न्यू डिटेंट जो है यानी कि 1987 से 90, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और फोर्थ है, डिटेंट रिफर्स टू द आर्म्स रेस। अब आप इसका तो आपको समझ ही होंगे कि भैया डिटेंट का मतलब ये कभी नहीं होता कि तनाव सैथिल्य हथियारों की होड़ को संदर्भित करता है, बिल्कुल नहीं करता, हथियारों की होड़ की बात करता ही नहीं है, बल्कि ये तो दोनों शक्तियों के महाशक्तियों के बीच में क्या करता है, टेंशन को कम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। देखिए क्वेश्चन आपका ये है कि जो भारत जो था, शीत युद्ध पूरा चला 1945 से लेकर 1991 तक, उस समय पे भारत की मतलब क्या कोशिश कर रहा था भारत की, क्यों भारत ने ये तो पता है हमें कि भारत नाटो सीटो सेंटो में नहीं जाता, लेकिन भारत अभी न्यूट्रल, एक क्वेश्चन आया था ना न्यूट्रल वाला, ना भारत ना तो न्यूट्रल था ना ही आइसोलेशन था। ठीक है, भारत ने बेशक नाटो सीटो सेंटो में जाने से मना कर दिया, लेकिन भारत ने कभी भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से अपने आप को काट कर नहीं रखा। ठीक है, कभी भी आइसोलेशन नहीं हुआ। ठीक है, वो क्रिटिसाइज होते हैं भारत का, लेकिन भारत ऐसा नहीं करता है। भारत कोशिश करता है दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता की, मीडिएट बनने की वो क्या करता है, कोशिश करता है, टेंशन को कम करने की कोशिश करता है वो। ठीक है, तो आपका ये जो क्वेश्चन है कि भारत की जो कोल्ड वॉर था उस टाइम पे भारत की क्या नीतियाँ थी, ठीक है, उनकी पॉलिसीज़ क्या थी, भारत क्या चाह रहा था, तो एक बार देखेंगे इसमें और कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है इसके अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है
फर्स्ट ऑप्शन है इंडिया डिसाइडेड दैट स्टे अवे फ्रॉम टू अलाइंसेस। बिल्कुल ठीक बात है कि भारत क्या कर रहा था, भारत ने सोच लिया था कि भैया हम अभी आज़ाद हुए हैं और हमें ये जो सैनिक गठबंधन बने हैं, इनसे हमें क्या है, अलग होना है, अलग रहना है। इसमें पीछे हिंदी में भी लिखा है बच्चों, इंडिया रेज्ड इट्स वॉइस अगेंस्ट द न्यूली डिकोलोनाइज कंट्रीज बिकमिंग पार्ट्स ऑफ दीज अलाइंसेज। और इंडिया इसके भी विरुद्ध था कि जो नई कंट्रीज़ बनी थी, अफ्रीका की 16 कंट्री बनी थी, अफ्रीका एशिया की भी कुछ कंट्री आज़ाद हुई थी, ये कहीं ना कहीं मतलब वेस्टर्न और ईस्टर्न अलायंस के यानी कि पूर्वी और जो गठबंधन बने थे वार्सा पैक्ट नाटो सीटो सेंटो में ना चले जाए, इसका विरोध कर रही थी कि भैया तुम मत जाना इसके बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड, इंडियन डिप्लोमेट्स एंड लीडर्स वर ऑफ्टन यूज टू कम्युनिकेट एंड मीडिएट बिटवीन कोल्ड वॉर राइवल्स सच एज इन द कोरिया वॉर इन द अर्ली 1950s। ठीक है, तो इंडिया के जो डिप्लोमेट्स कौन होते हैं, जो कूटनीतिज्ञ होते हैं, जो मतलब बातचीत करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस को देखते हैं वो और जो लीडर्स होते हैं जैसे हमारे जवाहरलाल नेहरू हो गए, तो ये हमेशा क्या कोशिश कर रहे थे कि मतलब कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे थे। ठीक है, कि कैसे मतलब कि कोई अगर जैसे मान लो जी इसमें इसमें लिखा है कोरिया वॉर बीच में पता ही आपको यूएस और प्रॉक्सी वॉर चल रहा था, तो इंडिया खुद ही ये सोच रहा था कि ऐसे इनके मतलब इस वॉर को ख़त्म किया जा सके, कैसे इनको निगोशिएट किया जा सके। ठीक है, कम्युनिट यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है कम्युनिट, तो कम्युनिट कैसे, कम्युनिट का मतलब क्या होता है, बीच में आपसी बातचीत कैसे, क्योंकि बातचीत नहीं होगी, हम बैठेंगे नहीं टेबल पे डिस्कशन होगी ना, है ना। ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। चलिए, बिल्कुल ये भारत यही कर रहा था। फोर्थ ऑप्शन है ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इंडिया रैपिडली ट्राइड टू एक्टिव दोज रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज नॉट पार्ट ऑफ द अलाइंस लेड बाय द यूएस एंड यूएसएसआर। कहने का मतलब ये है कि भारत है ना, ये भी देख रहा था कि कोई ऐसे ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो क्षेत्रीय, रीजनल का मतलब होता है क्षेत्रीय, अभी आगे हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे, तो रीजनल का मतलब होता है क्षेत्रीय, और इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज यानी मतलब या तो वो क्षेत्रीय लेवल पर हो, या मतलब कि मतलब स्टेट पे हो, या कुछ देशों को मिला के हो, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो किसका पार्ट नहीं थी, यूएस और यूएसएसआर का पार्ट नहीं थी, वो उससे क्या कर रही थी, मतलब उनको एक्टिव करना चाहती थी, ताकि वो सब किसके अगेंस्ट में काम करे, यूएस और यूएसएसआर के। तो इसमें जो एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, शीत युद्ध के दौरान भारत की विदेश नीति के बारे में सही कथन चुने। तो भारत की विदेश नीति क्या थी कोल्ड वॉर के टाइम में, तो पहला है भारत ने फैसला लिया कि दो गठबंधनों, ये पता ही हमें कि वो नाटो सीटो सेंटो वार्सा पैक्ट किसी में नहीं जाएंगे। दूसरा, भारत ने इस गठबंधन का हिस्सा बनने वाले उपनिवेशी देशों को खिलाफ आवाज़ उठाई। सीधी बात, सही बात है कि भारत ने बोला कि भैया जो तुम आज अभी आज़ाद हुए हो, अब आपको वहाँ पर उनके मतलब नाटो सीटों में नहीं मिलना है आपको। तीसरा है भारतीय राजनीतिक और नेताओं को अक्सर शीत युद्ध के प्रतिद्वंद्वियों के बीच संवाद करने और मध्यस्थता। ठीक है, सही बात है, कर मतलब कॉन्गो क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, और कोरिया वॉर चल रहा है, ठीक है, बर्लिन वॉल, मतलब कोई भी अगर वो टेंशन चल रही है तो भारत क्या करता था, दोनों के बीच में मीडिएट का काम कर रहा था, कम्युनिकेशन कर रहा था, दोनों को एक एज ए मतलब एक स्टेज दे रहा था भारत, मतलब कोशिश कर रहा था यार बात करो यार, टेबल पे बैठो ना, तुम ऐसे लड़ाई मतलब बिना बैठे तो तुम और भी ज़्यादा क्या होगी, टेंशन होगी। ठीक है, भारत ये कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था। और फोर्थ है शीत युद्ध के दौरान भारत ने तेजी से उन क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय, बट ठीक है ये भी अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है कि भारत जो कोई भी छोटा लेवल पे हो या बड़े लेवल पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको क्या कर रहा था, एक्टिव करने की कोशिश कर रहा था कि यार हाँ ये सब एक्टिव होंगे ना, तो ये सब अगेंस्ट में किसके बोलेंगे, यूएस एंड यूएसएसआर के बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इसका एकदम ठीक आंसर होगा, यानी कि चारों ही ठीक होंगे, चारों ही क्या कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे इंडिया शीत युद्ध में। ठीक है, ओके, तो इंग्लिश में क्या होगा इसका बच्चों, डी आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इनकरेक्ट मैचिंग। अब आपको क्या करना है, इनकरेक्ट मैचिंग फाइंड करनी है। देखिए बच्चों ये भी आपके इसके में ये जो आपके जो टेस्ट जो ये लिमिटेड टेस्टमेंट ट्रीटी, ये जो ट्रीटीज़ होंगी ना बच्चों, ये जो संधियाँ होंगी परमाणु परीक्षण की, ये सब यही है डिट एंड एक्चुअल में अगर हम बात करेंगे ना, डिट मतलब आप ट्रीटीज़ तो कर रहे हैं कि भाई अब जैसे फर्स्ट ट्रीटीज एलटीबीटी है, यानी कि लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सीमित परमाणु परीक्षण संधि। अब इसमें हो क्या होता क्या है बेसिकली 1963 में, ठीक है, इसमें और ये अभी किसके बीच में होती है, यूएस यूके एंड यूएसएसआर के बीच में होती है। तो बेसिकली ये करते क्या है, वही बोलते हैं कि भैया अब जो परमाणु परीक्षण जो आप कर रहे हो, जो न्यूक्लियर टेस्ट जो आप कर रहे हो, वो आप कहाँ कहाँ कर सकते हो, ठीक है, कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम। ठीक है, तो मतलब ये भी तय हुआ इसके अंदर कि भाई आपको हवा में करना है, धरती के अंदर भी टेस्ट कर सकते हैं, पानी के अंदर टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है,
तो आपको इसमें क्या करना है, ये जो ये मतलब पॉलिसी, ये जो संधियाँ जो बन रही है ना बच्चों, ये संधियाँ ही क्या थी, डिटेंट थी एक तरह से, कि हम बैठ तो रहे हैं, कम से कम बात तो कर रहे हैं कि चलो भाई यहाँ मतलब एक्सप्लॉइट करना है नहीं करना, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, इसमें अगर मैच की बात करें तो जो लिमिटेड टेस्टमेंट ट्रीटी थी, जो सीमित परमाणु परीक्षण संधि थी 1963 में, सही बात है एकदम, 1963 में ही आती है। और साइन जो किसके बीच में होती है, 3 देशों के बीच में होती है, यूएस, यूके और यूएसएसआर। और जो सेकंड है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी जिसको बोलते हैं, परमाणु अप्रसार संधि, ये आती है 1964। स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स सॉल्ट वन 1972, ठीक है, ये किसके बीच में होती है, बिटवीन लियोनिड ब्रेजेव एंड रिचर्ड निक्सन। पांचवी क्या है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, स्टार्ट वन जिसको बोलते हैं। देखो बच्चों, ये जो सॉल्ट वन है, ये जो सॉल्ट वन है, ये सॉल्ट वन है, और एक ऐसे ही स्टार्ट टू भी है, मतलब सॉल्ट वन है तो सॉल्ट टू भी है और स्टार्ट टू भी है, ठीक है, लेकिन मेनली आपकी ये वाली है, ठीक है। और जैसे अब आपको क्या करना है, इसके अंदर मैच करना है, तो एक ही मतलब इसमें से कौन सी इनकरेक्ट मैच है, मतलब जो मैच नहीं कर रही वो ठीक से, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो क्या बोलते हैं, फर्स्ट जो है लिमिटेड टेस्टमेंट ट्रीटी 1963 में ही आती है, बिल्कुल ठीक है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1964, नहीं ये मेरे को लगता है गलत होगा, इसका आंसर क्या होगा, 1964 में ये क्या होती है, आती है, यानी कि जुलाई 1968 में, सॉरी 1968 में आती है। तो हमारा, और ये जो थर्ड है स्ट्रेटेजी आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स सॉल्ट वन जो है वो 1972 में ही आती है, बिल्कुल ठीक है। और जो किसके बीच में होती है, लियोनिड ब्रेजेव के बीच में ही होती है। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी और स्टार्ट वन 1991 में आती है, ये मिखाइल गोर्बाचेव एंड जॉर्ज बुश के बीच में होती है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें इनकरेक्ट मैचिंग क्या होगी, वो इनकरेक्ट मैचिंग होगी बच्चों हमारी कौन सी, एनपीटी। तो एनपीटी 1964 में नहीं आती, ये कब आती है, 1968 में, यानी कि जुलाई, ठीक है बच्चों, जुलाई 1968 में आती है, बाकी सब ठीक है। तो इसके ऊपर बच्चों कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है तीसरा वाला, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, ये किसके बीच में, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये किसके बीच में, ये ब्रेजनेव, लियोनिड ब्रेजनेव, यानी कि यूएसएसआर के तो ये थे लियोनिड ब्रेजेव्स, और रिचर्ड निक्सन जो थे यूएस के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको कैसे भी बना के इसमें पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द अंकटाड। देखिए बच्चों, अंकटाड आएगा आपका, हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, NIEO है ना, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, यानी कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन, आर्थिक व्यवस्था, संगठन नहीं व्यवस्था है, ऑर्डर है ना, तो व्यवस्था है। क्या व्यवस्था बनाई थी, क्या चाहते थे वो ये चाहते थे कि नैम की जो कंट्री थी वो NIO क्यों इस्टेब्लिश करना चाहते थे, या फिर नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना क्यों करना चाहते थे, वो इसलिए करना चाहते थे ताकि जो अभी तक गुलामी हुई है, यानी कि वो गुलाम रहे हैं, ठीक है। यूरोप के देशों ने अधिकतर सभी देशों को क्या किया, गुलाम किया, और उनको रिसोर्सेज का, उनके जो संसाधन उनका क्या किया है, बहुत शोषण किया है। तो वो यही चाहते थे कि अब जब दुनिया दो भागों में बट रही है, तो कि दुनिया मतलब एक देश जो है उसके पास एक ऑप्शन यही है कि वो किस मतलब उसमें जाए, अलायंस में जाए, या किस गठबंधन में जाए, ठीक है। तो अब जो गठबंधन बने वो तो सैन्य गठबंधन बने, ठीक है। अब सेकंड, अगर आप मान लीजिए नाटो सीटो सेंटो में किसी में भी चले जाते हैं, तो उनकी फॉरेन पॉलिसी नीतियाँ वगैरह सब वही लागू करने वाले वही हैं, ठीक है, यूएस और यूएसएसआर। तो नैम की कंट्री क्या चाह रही थी, वो ये चाह रही थी कि भैया अभी तो आप आज़ाद हुए हैं, ठीक है, तो आपने जितने भी डिसीजन है ना, आप पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट हो या इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट हो या कोई भी सेल्फ डिटर्मिनेशन हो, सॉवरेनिटी हो, मतलब कोई भी निर्णय लेना है वो आप खुद लो, ठीक है। तो ऐसे ही ये बेसिकली क्या था, ये ये करना चाह रहे थे, नैम कंट्री कोशिश कर रही थी इसको। तो अब ये जो कोशिश करने का इनका रिजल्ट है जो निकलता है, इनका जो परिणाम मिलता है, जो इनको फल मिलता है, वो फल क्या मिलता है, वो अंकटाड के रूप में मिलता है। देखिए बच्चों, कभी वही कन्फ्यूज मत हो जाना, अंकटाड हिंदी में भी सीधा सीधा अंकटाड ऐसे लिखा होता है, देखो ये लिखा है ना यहाँ पे अंकटाड, ये रहा, देखो है ना, अंकटाड लिखा हुआ है, ये लिखा है यहाँ पे, ऐसे भी लिखा होता है। तो बेसिकली आप इसको, अब बच्चों कंफ्यूज मत होना इसमें, ये अंकटाड क्या लिखा है, ये इसका शॉर्ट लिखा हुआ है हिंदी में,
ठीक है, ऐसे भी आता है तो बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं ये क्या वर्ड आ गया भाई। ठीक है, तो अंकटाड का मतलब क्या है, इसकी पूरी फुल फॉर्म है जो मैंने यहाँ लिखी हुई है। क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द अंकटाड। तो अंकटाड क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यानी कि अब देखिए नेम की कंट्री का जो रिजल्ट आया है, मतलब वो इतना इतना प्रेशर बना दिया उन्होंने पूरे नेम, क्योंकि यूएनओ भी है, यूएनओ की महासभा है, जनरल असेंबली है, उसमें इनके जो प्रतिनिधि होंगे नेम के देश के, है ना। पहला समिट हुआ था 25 देश, उसी में ही थे 1961 के अंदर। तो मतलब इतना इकोनॉमिकल प्रेशर ग्रुप बन गए थे ये, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे थे। तो यूएनओ को क्या करना पड़ गया, एक कॉन्फ्रेंस करने पड़ गई, और वो कब बढ़ गई, 1972 में, जिसका नाम क्या था, अंकटाड था। और अंकटाड जो था उसकी फुल फॉर्म थी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म हिंदी में भी लिखी यहाँ पे, अंकटाड संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन 1972। ठीक है, तो ये सफलता थी, ये मतलब एक रिजल्ट था नेम जो संघर्ष कर रहा था, है ना, जिसके लिए। तो आपको इसमें से ये बताना है कि इसमें से करेक्ट क्या है, अंकटाड से संबंधित है, मतलब जो अंकटाड के अंदर कुछ बातें बोली गई थी कि यहाँ पे ये चीज़ें आज से नहीं होगी या आज से ऐसा होगा, तो उसमें कौन सी बात ठीक थी। तो एक बार पढ़ते हैं, गिव द एलडीसीज कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लोइटेड बाय द डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज, ऑब्टेन्ड एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट टू द सो दैट द एलडीसीज कुड सेल देयर product and therefore make trade more beneficially for the poor countries. Third, reduce the cost of the technology from the western countries. Fourth, प्रोवाइड द एलडीसीज विद अ ग्रेटर रोल इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो हिंदी में भी देखते हैं बच्चों। पहला क्या है, विकसित पश्चिमी देशों द्वारा शोषण किए जाने वाले अपने प्राकृतिक संसाधनों पर एलडीसी को नियंत्रित है। देखो बच्चों यहाँ पे एलडीसी लिखा है, तो एलडीसीज क्या होता है, यहाँ पे ये जो एलडीसीज लिखा है, ये एलडीसीज भी क्या है, ये क्लर्क वाला एलडीसी नहीं है बच्चों, ये एलडीसी क्या है, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री है, जो अल्प विकसित कंट्री होती है, जिनका विकास नहीं हो रहा है। ठीक है, विकासशील क्या होती है, जिनका डेवलपिंग कंट्री क्या होती है, जो मतलब विकासशील वो होती है जो इनका विकास हो रहा है, और विकसित क्या होते हैं, जो विकसित हो चुके हैं। तो एलडीसीज कौन होते हैं, जो अल्प विकसित है, जैसे अफ्रीका की कई सारी कंट्रीज है वो एलडीसीज में आती हैं। ठीक है, मतलब उनका विकास स्टार्ट मतलब हो ही नहीं रहा है, स्टार्ट नहीं रहा, रुक गया है कहा के। ठीक है, तो एलडीसीज आप समझ होंगे। तो यहाँ पे अंकटाड के संबंधित जैसे फर्स्ट हिंदी में पढ़ते हैं हम, विकास पश्चिमी देशों द्वारा शोषण किए जाने वाले संसाधनों पर एलडीसी को नियंत्रण दे। ये क्या कह रहा है बेसिकली, पहले वाले पॉइंट में बच्चों वो ये कह रहा है कि जो एलडीसी कंट्री है, मान लीजिए कोई अफ्रीका की कंट्री है, और अगर वहाँ पे कोई अगर मान लीजिए कोई भी किसी प्रकार का मतलब रिसोर्स निकलता है, ठीक है, तो वो उस रिसोर्स के ऊपर किसका अधिकार होगा, अफ्रीका की उसी कंट्री का अधिकार होगा, ना कि यूएस का होगा, ना यूएसएसआर का होगा। समझ रहे हैं ना आप। तो क्या होगा, ये क्या कह रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भैया जो रिसोर्सेज, मान लो अगर भारत के अंदर कोयला ज़्यादा निकलता है तो उस कोयले पर किसका हक है, भारत का ही हक है। अगर मान लीजिए अगर क्या बोलते हैं अफ्रीका के अंदर हीरे की खानें निकल रही है तो उसके ऊपर किसका हक है, उसी का ही मतलब अफ्रीका का ही हक होगा। पहले वाले में कह रहे हैं। दूसरे वाले में क्या कह रहे हैं, पश्चिमी बाजार तक पहुंच प्राप्त करे ताकि एलडीसी अपने उत्पाद बेच सके और इसलिए गरीब देशों के लिए व्यापार को अधिक लाभकारी बना सके। ठीक है, यानी कि क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि एक चीज़ बन रही है नेपाल के अंदर, एक चीज़ बन रही है बांग्लादेश के अंदर। तो अगर हम मान लीजिए अगर ब्रांडेड कंपनी की अगर हम बात करें, किसकी बात करेंगे, एप्पल की बात करेंगे, रिबॉक की, नाइक की, तो ये कि यूरोप की कंट्रीज़ है सारी, है ना, नेस्ले की बात करेंगे। तो ये छोटी छोटी जैसे मतलब बांग्लादेश है या इंडिया में भी कोई चीज़ बन रही है, तो ये क्या करती है, वहाँ तक बड़े लेवल तक नहीं पहुँच पाती, मतलब पता ही नहीं चलता। यहाँ तक कि इनफैक्ट इंडिया में ही लोगों को नहीं पता होता यार रिबॉक कहाँ का है, अच्छा हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो कहाँ की है ना। हिंदुस्तान यूनिलीवर है ना, अब नाम तो उसका हिंदुस्तान है लेकिन है नहीं, वो ब्रिटेन की कंपनी है। तो ऐसे क्या है कि कन्फ्यूज़न आ जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो छोटे देश है जो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो क्या करें, अपने एक ऐसा एक्सेस उनको मिले और जो अपने सामानों को कहाँ बेच सके, उन देशों में बड़े बड़े देशों में भी बेच सके। ठीक है, तो ये तो ठीक है। तीसरा क्या है, पश्चिमी देशों से प्रौद्योगिकी की लागत कम करें, यानी कि तीसरे में रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज। ये सोच रहे कि देखो अब जो डेवलप्ड कंट्रीज है टेक्नोलॉजी भी उनके पास है ना, टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ गए हैं कि बस आप पूछ ही नहीं सकते, सब कुछ रोबोट काम करता है आजकल। ठीक है, अब फिंगर टिप्स ऑन फिंगर हो गया है सब कुछ काम। तो वो ये जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को जो अल्प विकसित देश है ना, इनको कैसे उनके पास पहुँचाया जाए
ताकि वो अपना विकास कर सके। ठीक है, ये भी ठीक है। अंकटाड में ये भी बोला गया, प्रोवाइड द एलडीसीज विद अ ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। अब जैसे मान लीजिए बच्चों, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ये क्या करते हैं, लोन देते हैं। ठीक है, अगर कोई देश डूब रहा होता है तो उसको कर्जा भी देते हैं। तो इनमें वर्ल्ड WTO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनमें कैसे इनकी छोटे देशों की भूमिका बढ़े। ठीक है, तो ये सारे उद्देश्य किसके थे, चारों के चारों उद्देश्य किसके हैं, अंकटाड के ही हैं। और इसके अंदर सही कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें, क्योंकि ये अंकटाड के सारे ऑब्जेक्ट क्या है, यही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पे। द 18th समिट ऑफ नेम वॉज हेल्ड इन ए बेलग्रेड, बी पेरिस, सी अजरबैजान, डी न्यूयॉर्क। नेम का यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ए बेलग्रेड में, पेरिस, दूसरा पेरिस, सी अजरबैजान और डी न्यूयॉर्क। देखो बच्चों, 18 जो समिट है ना, वो 2019 में जो लास्ट समिट अभी हुआ है ना, वही है। और इसका आंसर क्या होगा, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी इस पर क्वेश्चन बनाया था, तो इसका आंसर क्या होगा, अजरबैजान होगा। क्या होगा, अजरबैजान। और अभी 2023 जो में होगा वो कहाँ होगा, युगांडा में होगा। ठीक है, तो को ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका ऑप्शन सी क्या होगा, विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डिंट वॉर हैपन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, यानी कि कोल्ड वॉर के टाइम पे युद्ध हुआ क्यों नहीं, उसके पीछे क्या काम कर रहा था। ये भी एक डिफरेंस के एक टॉपिक था, मैंने फर्स्ट वीडियो में इसको कवर किया था। तो मेरे को लगता है बच्चे इसका आंसर अब आराम से दे सकते हैं कि क्यों नहीं हो पाया कोल्ड वॉर में वॉर। ठीक है, तो फर्स्ट है ड्यू टू थ्योरी ऑफ डिफरेंस, ड्यू टू नेम, ड्यू टू क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द UN। यानी कि हिंदी में पढ़ेंगे, शीत युद्ध के दौरान युद्ध क्यों नहीं हुआ, प्रतिरोध के सिद्धांत के कारण, NM यानी कि नेम के कारण, गुटनिरपेक्ष के कारण, आंदोलन के कारण, क्यूबा मिसाइल संकट के कारण, या संयुक्त राष्ट्र की सक्रिय भागीदारी के कारण। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों आपको कोई मतलब ही नहीं है, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पता ही होगा, आंसर पता ही होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 8A, ड्यू टू थ्योरी ऑफ डिफरेंस। दोनों क्या कर रहे थे, दोनों को पता ही नहीं था, दोनों यही कन्फ्यूजन में थे कि भैया अगर एक के ऊपर अटैक कर दिया तो दूसरा मेरे पे कितना अटैक करेगा या मुझे कितना नुकसान पहुंचाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा कहना। ठीक है, तो दोनों क्या थे, डिफरेंस में थे, एक इस चीज़ों को रोक रही थी इनको कि मुश्किल है ना, पता ही नहीं चल रहा किसके पास कितने वेपन्स है। इसके पास 3000 न्यूक्लियर वेपन्स है, उसके पास 4000 भी हो सकते हैं। तो अगर मान लो अगर किसी ने एक के ऊपर अटैक भी कर दिया, अगर कोई जीतेगा भी ना तो वो क्योंकि उसके ऊपर भी अटैक हुआ ही होगा, उसका भी नुकसान हुआ होगा, तो अपने आप को जीता हुआ ही नहीं समझेगा, वो इतना नुकसान उसका हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर इसका। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, द सिग्नेचरीज ऑफ लिमिटेड टेस्टमेंट ट्रीटी ऑफ 1960। देखो ये अभी क्वेश्चन मैंने बनाया था ना 1963 में। ठीक है, किसके, अब क्वेश्चन ये है कि ये किसके बीच में होती है। ठीक है, जो लिमिटेड टेस्टमेंट ट्रीटी है यानी कि 1963 की सीमित परीक्षण प्रतिबंध संधि जो होती है, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध जो संधि होती है, वो किसके बीच में होती है बच्चों, आपको पता ही है, ये होती है ऑप्शन नंबर ए, USA, UK और USSR के बीच में होती है। ठीक है, इसमें हिंदी में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, USA, UK और USSR के बीच में होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच सेट ऑफ कंट्रीज वर मेंबर ऑफ द वार्सा पैक्ट। इसमें से कौन सी जो सेट है कंट्रीज़ का, वो क्या था, वार्सा पैक्ट का मेंबर था। वार्सा पैक्ट क्या था, 15 देश, USSR याद आ गया बच्चों आपको। ठीक है, पोलैंड भी था उसमें। ठीक है, तो अब बताइए इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में जैसे स्वीडन है, पोलैंड है, रोमानिया है। ऑप्शन नंबर बी में नॉर्वे, स्पेन, जापान है। ऑप्शन नंबर सी में है पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया है। और ऑप्शन नंबर डी में ब्रिटेन, फ्रांस एंड टर्की है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन होगा इसमें, इसमें स्वीडन, पोलैंड, रोमानिया, पोलैंड, हंगरी एंड बल्गेरिया। तो बच्चों इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी होगा, यानी कि पोलैंड, हंगरी और बुल्गारिया। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चों, इसमें अब क्या हो रहा है आपके में, जो MCQs जो आपकी सीरीज़ बन रही है ना, उसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जो अभी हमने किए हैं, और कुछ ऐसे आपको ने कथन दिया जाएगा, जो लिखा ना एजर्सन लिखा हुआ है, एजर्शंस लिखा हुआ है, और इसमें अभिकथन लिखा हुआ है। ठीक है, और नीचे लिखा है कारण, यानी कि आपको ये ना 2 स्टेटमेंट दी जाएगी आपको। ठीक है, 2 स्टेटमेंट क्या होगी, 2 स्टेटमेंट आपकी होगी, एक तो ये होगी
जो ऊपर ये लिखी हुई है एजर्सन वाली, ठीक है, और दूसरा कौन सा होगा, रीज़न दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये दोनों चीज़ें पढ़नी है और आपको ये बताना है कि ये जो ऊपर लिखा है उसका कारण नीचे वाला है क्या, ठीक है, जो ये ऊपर लिखा है उसका ये नीचे वाला कारण है या नहीं है। तो आपको क्या लिखना है इसमें, आंसर ये देखना है। तो आपको ये अब यानी कि अगर आपने चैप्टर ठीक से पढ़ा हुआ है तो आपको ठीक से मतलब पढ़ना है, आपको याद आ जाएगा, पता चल जाएगा, और देन आप क्या करोगे और उसको रीज़न फाइंड आउट करोगे, ऐसा है नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, ये जो नीचे ऑप्शन दिए हुए ए बी सी डी, ये आपको फाइंड आउट करना है इसमें से कौन सा ठीक हो सकता है। चलिए तो एक बार रीड करते हैं हम। इन अप्रैल 1949 नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वॉज एन एसोसिएशन ऑफ 12 स्टेट्स विच डिक्लेयर दैट armed attack on any one of them, Europe of North America would be regarded as an attack on the all of them, ठीक है। एंड रीज़न है ईच स्टेट वुड बी ऑब्लिग्ड टू हेल्प अदर। एक बार इस बच्चों हम क्या करेंगे, इसको एक बार हिंदी में देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कि ये कह रहा है कि जो नाटो बना वो 12 कंट्रीज मतलब 12 कंट्रीज़ का क्या था, एक संघ था, यानी कि एक यूनिटी थी, वो 12 देश थे। और इन 12 देशों में से अगर किसी एक के ऊपर भी अटैक होता है तो वो अटैक किसी एक के ऊपर भी होता है तो वो सभी के ऊपर क्या होगा, माना जाएगा। तो ये जो अभी कथन जो है, यानी कि जो एजर्शन है, ये क्या है, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमने ही पढ़ा है नाटो के बारे में कि स्टार्टिंग में जो नाटो होते हैं वो 12 कंट्रीज़ होती हैं, यूरोप की कंट्रीज़ होती हैं, और उनका उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य यही होता है कि वो मिलिटेंट ग्रुप होता है, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो यानी कि अगर किसी एक के ऊपर अटैक होगा तो वो सबके ऊपर मानेंगे, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा कारण क्या है इसका, प्रत्येक राज्य एक दूसरे की मदद करने के लिए बाध्य होगा, ये भी ठीक है कारण, है ना। भाई बाध्य का मतलब क्या है, जैसे हम यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ेंगे, देयर ईच स्टेट वुड बी ऑब्लाइग्ड टू हेल्प द अदर, यानी कि उसके लिए क्या होगा, एक मतलब वो बंध जाएगा, उसको हेल्प करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए अगर अगर फ्रांस के या ब्रिटेन के साथ कुछ होता है, मान लीजिए फ्रांस के साथ कुछ होता है तो ब्रिटेन मना नहीं कर सकता, क्योंकि आप क्या है, नाटो के अंदर आपको भी ऐसा करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ना आपको ये ऐसे ना कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे उसके अंदर, नए कोई ये पैटर्न बन रहा है जो आपका सीबीएसई का अभी जो सैम्पल पेपर है ना, सैम्पल पेपर में भी ये मतलब एक ऐसा पैटर्न डाला है कि ऐसा भी एमसीक्यूज आ सकता है। तो आपको ये चूज़ करना है कि ये दोनों चीज़ें ठीक है, क्या ये एजर्शन और ये जो रीज़न है दोनों ठीक है। तो ये जैसे आपके ऑप्शन है, बोथ द एजर्शन एंड द रीज़न आर करेक्ट, दोनों ठीक है। द रीज़न इज़ द रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शंस। तो ये कह रहा है कि ये दोनों ठीक है, और जो ऊपर जो बात दी है वो नीचे वाली बात जो कह रहा है, मतलब कि द रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेशन, यानी कि नीचे जो रीज़न दे रहा है ये जो ऊपर वाला है इसकी एक्सप्लेनेशन ठीक बता रहा है, ठीक है। तो क्या ये ठीक हो सकता है। सेकंड क्या है, बोथ द एजरेशन एंड रीजन्स आर करेक्ट, दोनों सही बता रहा है, बट द रीज़न इज़ द नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजरेशन। ये कह रहा है कि बात तो ठीक है दोनों, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता ऊपर वाला, यानी कि दोनों बातें ना अलग अलग है, ये कह रहा है। सी वाले में क्या कह रहा है, द एजर्शन इज करेक्ट इनकरेक्ट बट रीजन इज, में तो पता ही है कि एजर्शन इनकरेक्ट है ही नहीं, एजर्शन क्या है, करेक्ट है। तो सी तो वैसे नहीं होगा। डी क्या होगा, द एजर्शन इज करेक्ट बट द रीजन इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो इसका सीधा आंसर बच्चों क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए ही आंसर होगा। यानी कि ऊपर जो बात बोली है दोनों बात क्या है, ठीक है। अगर मान लीजिए 12 देश में से किसी के ऊपर भी अटैक होता तो 12 के 12 माने जाएंगे। अगर मान लीजिए फ्रांस के ऊपर अटैक होता तो ब्रिटेन यूँ नहीं बोल सकता फ्रांस तो मेरा दुश्मन है, फ्रांस के साथ मेरी कोई बातचीत चल रही है, मेरा कोई अभी दुश्मनी चल रही है, तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं नहीं करूँगा इसकी हेल्प, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसके आंसर, इसमें आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा, हिंदी में भी आंसर क्या होगा बच्चों, ए होगा। यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारणों की सही व्याख्या है अभिकथन, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन भी एक और क्वेश्चन ऐसा ही है, एजर्शन क्या है इसमें, द कोल्ड वॉर वॉर्स नीदर अ वॉर ऑन और एन आर्म्ड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नॉर अ कंडीशन ऑफ पीस, इट वॉज अ रेदर ए स्टेट ऑफ अनईजी पीस, ठीक है। और इसमें मतलब क्या कह रहा है कि जो द कोल्ड वॉर वॉज नो नीदर, मतलब कोल्ड वॉर जो था वो ना तो क्या बोलता आर्म्ड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स था, सही बात है, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं था, मतलब कि वो डायरेक्ट लड़ाई नहीं कर रहे थे, और ना ही नॉर आ कंडीशन ऑफ पीस, यानी कि कोई ऐसी स्थिति भी नहीं थी जिसमें क्या बनी होगी, शांति बनी हो, बिल्कुल सही बात है। 46 साल में शांति बनी ही नहीं, दुनिया भी अशांति में रही, ठीक है। इट वॉज अ रेदर ए स्टेट ऑफ अनईजी पीस, यानी कि मतलब बहुत मुश्किल था, मुश्किल से शांति वहाँ पे बन पा रही थी उस टाइम पे, ठीक है। रीज़न क्या है, अब देखिए ये तो ऊपर वाला तो ठीक लग रहा है हमें, ठीक है। नीचे क्या रीज़न, द कोल्ड वॉर वॉज नॉट बीइंग फॉट बाय क्लेवर मूव्स प्रोपेगेंडास एक्टिविटीज़ एंड डिप्लोमेट
कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। तो आपको क्या लगता है रीजन भी आपका ठीक होगा? द कोल्ड वॉर वॉज नॉट बींग फॉट बाय क्लेवर मूव्स, प्रोपागेंडाइज्ड एक्टिविटीज एंड डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट। देखो बच्चों, हमने जब आप कोल्ड वॉर की डेफिनेशन पढ़ोगे तो कोल्ड वॉर की डेफिनेशन क्या होगी, है ना? टेंशंस होगी, टेंशंस बिटवीन टू सुपर पावर्स। आर्म्स रेस होगी, आइडियोलॉजिकल वॉर होगा, प्रोपागेंडा चलाएंगे, प्रॉक्सी वॉर करेंगे, आमने सामने नहीं आएंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे किसी भी माध्यम से। तो ये जो नीचे वाला जो है ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं था, मतलब कि द कोल्ड वॉर वॉज नॉट बीइंग फोर्ट ऑफ क्लेवर मूव्स। क्लेवर मूव्स क्यों नहीं था बिल्कुल था। प्रोपागेंडास नहीं चल रहा था, चला रहे थे, प्रोपागेंडा भी चल रहा था, डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे थे। एक दूसरे मतलब लीडर जो क्या कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि यहाँ इसको दूसरे देश को कैसे मिलाना, उसके खिलाफ उसको कैसे लड़ाना है। तो ऊपर वाला तो ठीक है, लेकिन नीचे वाला क्या है, गलत है। तो नीचे वाला गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, डी होगा। हिंदी वाले बच्चों को समझ में आ गया होगा कि शीत युद्ध ना तो युद्ध था, ना ही सशस्त्र सैन्य, और ना ही शर्त थी शांति, यह बल्कि ऐसा है शांति की स्थिति। सही है, मतलब ये पहला अभिकथन जो वो ये कह रहा है कि शीत युद्ध ना तो युद्ध था, ठीक है, सही बात है, युद्ध था ही नहीं, ना ही सशस्त्र सैन्य था, यानी कि कोई लड़ ही नहीं रहा था इसके अंदर, सही बात है, ठीक है। और बल्कि ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि वहाँ पे शांति नहीं थी, ये भी बात ठीक है, यानी कि अभिकथन तो ठीक हो गया। कारण क्या, शीत युद्ध चतुर चालों, प्रचारक गतिविधि और राजनयिक संघर्ष द्वारा नहीं लड़ा जा रहा था, बिल्कुल लड़ा जा रहा था, डिप्लोमेटिक हो रहे थे, है ना, जासूसियाँ चल रही थी, एक दूसरे की जासूसियाँ चल रही थी। तो क्या होगा बच्चों, इसका आंसर आपको पता चल ही गया, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी होगा कि अभिकथन तो सही है लेकिन कारण क्या है, गलत है, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, आपके क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन पिक्चर बेस्ड है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन वैसे पहले क्या आते थे, 6 मार्क्स में आते थे या 5 मार्क्स में आते थे। लेकिन मे बी क्या होता है कि मान लीजिए आपको कोई पिक्चर दी जाएगी, आपके चैप्टर के अंदर कोई भी पिक्चर होगी, तो आप पिक्चर को ना छोड़े कोई भी। आप ये मत सुना कि पिक्चर बेस्ड पे आप कैसे क्वेश्चन आएंगे, आप तो आ ही नहीं सकते पिक्चर बेस्ड पे। तो पिक्चर बेस्ड पे आपको क्वेश्चन दी जा सकते हैं कि मतलब आपको पिक्चर दे दी जाएगी, उसमें आपको ऑप्शन दे देंगे कि भाई इसमें बताइए पिक्चर जो है इसमें ठीक है या गलत है, मतलब इसमें ये पिक्चर के अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो पिक्चर भी आपको सारी करनी है, छोड़नी नहीं है पिक्चर बिल्कुल भी आपको, ठीक है। जैसे इसमें क्वेश्चन है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अबाउट दिस पिक्चर, मतलब आपको एक सही विकल्प को चुनना है इस पिक्चर के मामले में। अब ये पिक्चर आपने देखी होगी, समझा होगा, तभी आप इसके क्या दे पाओगे, आंसर दे पाओगे। ऑप्शन पढ़ता है, यूएस एन एन अटेम्प्ट टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म, ठीक है। पहले में क्या कह रहा है, अमेरिका साम्यवाद के प्रसार को रोकने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। क्यों प्रयास कर रहा है यूएस साम्यवाद को रोकने के लिए, क्योंकि वियतनाम में क्या होता है बच्चों, वियतनाम में कुछ एक ऐसा ग्रुप होता है जो क्या करता है, कम्युनिज्म को बढ़ावा दे रहे होते हैं, कम्युनिज्म बढ़ रहा था, वो उठता है वहाँ पे। तो उन कम्युनिज्म को दबाने के लिए यूएस क्या करता है, एक तरह से वियतनाम में वॉर करता है। हालांकि उसको क्या मिलता है, उसको नुकसान ही मिलता है। आगे बढ़ेंगे तो यूएस एन अटेम्प्ट टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म, स्प्रेड का मतलब क्या होता है, प्रसार को रोकने की कोशिश कर रहा था, यानी कि कम्युनिज्म ना बढ़े, कहाँ पे, वियतनाम में, ठीक है। इसको रोकने के लिए क्या करा उसने, युद्ध भी करा। दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चों, मार्च 1965 प्रेसिडेंट जॉनसन लॉन्चेस अ थ्री ईयर कैंपेन ऑफ सस्टेन्ड बॉम्बिंग ऑफ टारगेट इन नॉर्थ वियतनाम। देखो बच्चों, मतलब अब आपको पता तो चल गया होगा इस पिक्चर के अंदर जो व्यक्ति है ये कौन है, ये प्रेसिडेंट है यूएस के, जॉनसन है। और ये क्या बोलते हैं, इन्होंने क्या किया, क्योंकि जैसे आपको पता है कि कम्युनिज्म को रोकने के लिए इन्होंने क्या करा, वॉर स्टार्ट कर दिया। तो इन्होंने 3 साल तक कैंपेन चलाया, किस चीज़ के लिए, किसके किसके अगेंस्ट, मतलब वियतनाम के अंदर और वियतनाम के अंदर इन्होंने कम्युनिज्म के स्प्रेड होने में या उसको रोकने के लिए क्या करा, मतलब एक बॉम्बिंग, जैसे लिखा है ना इसमें, बॉम्बिंग का कि मतलब कोई बमबारी करवाई होगी 3 साल तक, मतलब एक ऐसा कैंपेनिंग ही चला दिया इन्होंने पूरा। तो क्या ये लाइन ठीक है, ठीक है। अभी देखते हैं आगे, तीसरा ऑप्शन है, द बॉम्बिंग कैंपेनिंग फेल्ड बिकॉज द बॉम्ब्स ऑफ्टन फेल इनटू द एम्प्टी जंगल्स मिसिंग देयर विथ कॉन्ग टारगेट्स लैक ऑफ द सपोर्ट बैक होम। तो तीसरा क्या है, बमबारी अभियान विफल हो गया क्योंकि बम अक्सर खाली जंगल में गिर जाते थे, जिससे उनके व्यंगत लक्ष्य यानी कि जो टारगेट हो जाते थे वो गायब हो जाते थे, यानी कि ठीक से नहीं लगते थे। तो क्या ये पिक्चर, मतलब पिक्चर में तो खैर देखो ये कह पाना बहुत मुश्किल है
कि अच्छा ऐसा होता होगा। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप इसको इसकी पूरी स्टोरी पढ़ोगे कि एक्चुअल में वियतनाम के साथ मतलब यूएस और वियतनाम का ये जब युद्ध हुआ था तो हुआ क्या था एक्चुअल में। ठीक है, अमेरिका और उसके सहयोगी बलों की 2,82,000 क्या होती है इसमें मौतें होती हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या करना है, चूज़ करना है। तो इसमें क्या होंगे बच्चों, यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं बिकॉज क्या है, ये चारों ही करेक्ट ऑप्शन हैं। ठीक है, तो ऑल विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 1 2 3 4 चारों क्या होंगे बच्चों इसके करेक्ट ऑप्शन होंगे। तो इस पिक्चर में कौन है बच्चों, इस पिक्चर में शो कौन कर रहे हैं हमें, इस पिक्चर में हमें शो कर रहे हैं प्रेसिडेंट जॉनसन कर रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, वो खाने की सोच रहे, देखेंगे आप पिक्चर के अंदर, इसमें इस वाली पिक्चर के अंदर वो प्लेट में रखी हुई है। लेकिन बच्चों देखो दूसरी पिक्चर में क्या होता है, वो जो वियतनाम होता है वो उल्टा उनके ऊपर अटैक करते हैं। यानी कि यहाँ पे हार का मुंह मतलब हार से देखनी पड़ती है किसको, अमेरिका को। क्यों, 2,82,000 अमेरिका और उसके सहयोगी जो थे उनकी मौत हो जाती है यहाँ पे सैनिकों की। मतलब सोचो वियतनाम में क्योंकि वियतनाम को जो सपोर्ट कौन कर रहा होगा, सोचो आप, यूएसएसआर कर रहा होगा ना। तो ये खुद ही ट्रबल में हो जाते हैं, खुद ही परेशानी में पड़ जाते हैं। कौन, जॉनसन जो प्रेसिडेंट होते हैं किसके, यूएस के। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट जो सेकंड आपका चैप्टर है एंड ऑफ बाइपोलरिटी, यानी कि दो ध्रुवीयताओं का अंत। उसके कुछ इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज लेकर आता हूँ मैं आपके साथ। तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।